أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बीएससी में, बैचलर्स में और मास्टर्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं और कोशिश ये करूँगा कि इस टॉपिक को आसान से आसान बनाऊँ। अच्छा, ये मेरी हर वीडियो में तकरीबन ये दुआ है, तो ये दुआ इसलिए पढ़ता हूँ कि आप भी इसको पढ़ें, जिसका मफहूम क्या है कि अल्लाह मेरे दिल को, मेरे दिमाग को और मेरे सीने को खोल दे। जब आपका हर चीज़ अल्लाह खोलेगा तो आपका जो है वो वे ऑफ स्टडीइंग, वे ऑफ टीचिंग आसान हो जाएगा। अल्लाह आपको नवाजेगा, तो अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह आपको अता फरमाएंगे। तो इसलिए मेरा हर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये और कोशिश ये करता हूँ कि आसान बन जाए। और मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अल्लाह का एक नाचीज़ बंदा हूँ। तो अल्लाह ही है जो मेरे दिमाग में चीज़ें डालते हैं और मैं आगे इसको डिलीवर करता हूँ और कोशिश करता हूँ ये आसान बन जाए। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिपल इंटीग्रल या ट्रिपल इंटीग्रेशन। क्या चीज़ होती है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं 3 साइंस आपको नजर आ रहे हैं इंटीग्रेशन के। एक ये साइन है, दूसरा ये तीसरा, यानी कि 3 इंटीग्रल्स हैं। अब इसमें जो फंक्शन दिया हुआ है इसको हमने इंटीग्रेट करना है, y साइन z है। देख सकते हैं कि 3 अगर इंटीग्रल है तो 3 ही वेरिएबल हैं, dx dy dz। ठीक है, जो फंक्शन है उसमें हो सकता है 2 वेरिएबल्स भी हों, लेकिन आप यहाँ पे देखें dx एक इंटीग्रल के लिए है, दूसरे इंटीग्रल के लिए dy है और तीसरे इंटीग्रल के लिए dz है। अच्छा देखें, आपके पास जो पहला इंटीग्रल है हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, dx का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है। अच्छा, आप ये देखें, इसकी लिमिट 0 से पाई नहीं हो सकती, 0 से पाई नहीं हो सकती। इसकी लिमिट क्या होगी, 0 से 1 होगी। ठीक है, जो लास्ट में हमारे पास फंक्शन बनेगा ना dz, उसका हमने लास्ट में इंटीग्रल लेना होगा, तो उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो 0 से पाई इसके लिए हम लिमिट रख लेते हैं। ठीक है, अगर उसके लिए 0 से 1 लिमिट रखेंगे तो उसकी इंटीग्रेशन फिर मतलब आपका सोल्यूशन आपके पास नहीं आएगा। तो हम क्या करें, dx का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है। dx का इंटीग्रल हमने x सॉल्व कर लिया और उसकी लिमिट मैं यूज कर रहा हूँ कि 0 से लेके 1 है। ये देख लें 0 से 1 है। जब इंटीग्रल का साइन खत्म हो जाता है, ये वाला इंटीग्रल का साइन खत्म हो गया है, तो लिमिट यहाँ पे हम अपर लिमिट 1 थी और लोअर लिमिट 0 थी। आप ये देख सकते हैं अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट 0 है, तो मैंने अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट यहाँ पे 0 लिख दी है। इंटीग्रल का साइन जब खत्म होता है तो dx भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक इंटीग्रल आपका सॉल्व हो गया, 2 इंटीग्रल रह गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 0 से पाई फर्स्ट इंटीग्रल, 0 से पाई सेकंड इंटीग्रल, और y साइन z ये आपका क्या होगा, एज ए कोफिशिएंट डील होगा। क्योंकि इसमें dx का इंटीग्रल हमने सॉल्व किया तो ये कोफिशिएंट के तौर पे डील होगा, ये अभी बता रहा हूँ। अब हमने अपर लिमिट पुट करनी थी है, अपर लिमिट क्या 1, x की जगह पे 1 पुट कर दिया, और लोअर लिमिट हमने पुट करनी थी और लोअर लिमिट क्या है 0, x की जगह पे 0 पुट कर दिया। लोअर लिमिट ये देख लें, x की जगह पे मैंने 0 पुट कर दिया है, और सेंटर में क्या लगाते हैं, माइनस का साइन। लिमिट पुट करने का तरीका क्या होता है, पहले अपर लिमिट x की जगह पे 1 पुट कर लेंगे, दरम्यान में लगाएंगे माइनस, और लोअर लिमिट के x की 0 है तो x की जगह पे 0 पुट कर लें, यानी कि वैल्यू ऑफ x है। अब आपने dy और dz आपने एज इट इज लिख दी है। 1 में से अगर हम 0 माइनस करते हैं तो 1 ही होता है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 0 से पाई, अब ये आपका फर्स्ट इंटीग्रल है, 0 से पाई ये सेकंड इंटीग्रल है, ये हमने उसी तरह लिख दिया है। y साइन z को भी उसी तरह लिख दिया है, 1 माइनस 0 1 होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये dy और dz भी आपके पास उसी तरह ही आ जाएंगे।
अब फर्दर सॉल्व करते हैं। देखें आपके पास ये dy है, ठीक है, तो y को हम इंटीग्रेट करेंगे और जो साइन z है वो एज ए कोफिशिएंट डील होगा। साइन z क्या होगा, एज ए कोफिशिएंट उसको हम डील करेंगे। y का हमने इंटीग्रल सॉल्व करना है, तो y का इंटीग्रल क्या होता है, वाई स्क्वायर बाय 2 होता है, जिस तरह x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 होता है, y का इंटीग्रल y स्क्वायर बाय 2 होगा। और अगर हमारे पास अगर मिसाल के तौर पे z होता है तो z का इंटीग्रल z स्क्वायर बाय 2 हो जाता। अगर t होता तो t का इंटीग्रल t स्क्वायर बाय 2 होगा। जो भी वेरिएबल आपके पास होगा उसके हिसाब से आपने देखना होगा। हाँ, t का इंटीग्रल तब t स्क्वायर बाय 2 होगा अगर यहाँ पे dt हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे dz होता तो फिर z का इंटीग्रल z स्क्वायर बाय 2 होता। ये मतलब आपको मैंने एक्स्ट्रा एक नॉलेज दी है। यहाँ पे शायद चले आपको हम कंफ्यूज नहीं करते। y का इंटीग्रल क्या आता है, y स्क्वायर बाय 2 होता है, क्योंकि साथ dy डील हो रहा है। जिसका इंटीग्रल साथ हो रहा उसका डिफरेंशियल साथ होना चाहिए। d का मतलब है डिफरेंशियल, dy का मतलब है डिफरेंशियल ऑफ y। अगर आप यहाँ पे z का इंटीग्रल सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, मिसाल के तौर पे साथ dz होना चाहिए। अगर t का इंटीग्रल आपने सॉल्व करना है तो साथ dt होना चाहिए, ठीक है। अब y का इंटीग्रल आपने सॉल्व कर लिया, वाई स्क्वायर बाय 2, साइन z आपका कोफिशिएंट के तौर पे डील होगा। अब देखें जब आपने y का इंटीग्रल सॉल्व कर लिया, साथ dy भी खत्म हो जाएगा और ये इंटीग्रल का साइन भी खत्म हो जाएगा। जब y का इंटीग्रल वाई स्क्वायर बाय 2 आपने सॉल्व कर दिया, इंटीग्रल सॉल्व हो गया, तो ये इंटीग्रल का साइन भी खत्म, dy भी खत्म, ठीक है। जिस तरह मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, आपने dx का इंटीग्रल x होता है, ठीक है, तो ये इंटीग्रल का साइन भी खत्म और dx भी खत्म। इसी तरह जब y का इंटीग्रल आपने सॉल्व कर लिया वाई स्क्वायर बाय 2, तो dy भी खत्म और ये इंटीग्रल का साइन भी खत्म। ये आपने याद रखना है, इंटीग्रल और ये dy एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन z आपको कोफिशिएंट के तौर पे डील हुआ था, dz आपने साथ लिख दिया। अच्छा, इंटीग्रल का साइन खत्म होता है, मैंने जिस तरह लास्ट में बताया था कि अपर लिमिट पाई और लोअर लिमिट 0 है, इंटीग्रल का साइन खत्म हो जाता है और अपर और लोअर लिमिट हमने ब्रैकेट के अंदर फंक्शन को लिख के y का इंटीग्रल वाई स्क्वायर बाय 2 को ब्रैकेट के अंदर लिख के इंटीग्रल का साइन खत्म करके अपर लिमिट पाई है यहाँ पे लिख देंगे अपर लिमिट, और लोअर लिमिट क्या है, 0 है, वो ये लोअर लिमिट मैंने 0 यहाँ पे लिख दी है। अब उसी तरह जैसे अपने पहले लिमिट को पुट किया था उसी तरह ही है, 0 से पाई, ये तो आपने साथ उसी तरह इंटीग्रल के साथ ये अपर लिमिट पाई और लोअर लिमिट 0 है, साइन z आपने उसी तरह लिख दिया है। अब आपके पास ये जो लिमिट का मतलब है ये वैल्यू ऑफ y है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल y है, ठीक है, तो ये वैल्यू y की है। y की जगह पे आपने पाई पुट कर देना है, क्योंकि y का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा। और 2 साथ डिवाइड भी हो रहा था, y की जगह पे आपने पाई लिख दिया, y का स्क्वायर था तो पाई स्क्वायर आ गया, और 2 डिवाइड भी हो रहा था, पाई स्क्वायर बाय 2 आ गया। अब हमने ये y की वैल्यू है 0, y की यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो y का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 0 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि y की यहाँ पे हमने 0 पुट किया और डिवाइड बाय 2 आपके पास उसी तरह आ जाना है, और ये dz का साइन भी आपके पास उसी तरह आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 को 2 पे डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर 0 ही होता है। पाई स्क्वायर बाय 2 आपके पास बच जाएगा। पाई एक कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये टोटल कांस्टेंट है, इसलिए इसको मैंने इंटीग्रल से बाहर लिख दिया है। आपके पास एक इंटीग्रल बचा था जिसकी अपर लिमिट 0 है, पाई है, और लोअर लिमिट 0 है, और पाई स्क्वायर बाय 2 ये आपके पास बच गया था, सॉल्व हो गया, ये मैंने बाहर लिख दिया था। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 2 से डिवाइड करके 0 ही बनना, उसको लिखने की जरूरत नहीं थी। तो ये साइन z आपके पास बच चुका है और ये dz आपके पास बच गया। अब साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस होता है, ठीक है। एंगल z है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1 होगा, एंगल का डेरिवेटिव साथ आपने लाजमी डिवाइड करना होता है। अगेन जब साइन z का इंटीग्रल आपने सॉल्व कर दिया तो इंटीग्रल का साइन भी खत्म, dz भी खत्म। जब इंटीग्रल सॉल्व हो जाता है, ये इंटीग्रल का साइन और dz खत्म हो जाता है। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि y का आपने इंटीग्रल सॉल्व किया था तो इंटीग्रल का साइन भी खत्म, dy भी खत्म। इसी तरह जब आपने z का इंटीग्रल सॉल्व कर लिया साइन z का,
ठीक है, साइन जेड का इंटीग्रल सॉल्व किया तो इंटीग्रल का साइन भी खत्म, डी जेड भी खत्म। पाई स्क्वायर बाय 2 आपने उसी तरह लिखना है, साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 बन जाता है। अब आपने अपर लिमिट z की ये वैल्यू है पाई और ये डी जेड की वैल्यू है, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। जैसे पाई है, z की ये वैल्यू है, तो z की जब पाई लिख दिया, साथ फंक्शन क्या था, कॉस था। अब आपने सेंटर में माइनस लगाया और लोअर लिमिट क्या है, z की वैल्यू ये 0 है, तो z की अभी 0 पुट कर दिए, कॉस 0 आपके पास आ गया। माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 आपने उसी तरह लिखा है, कॉस 180, पाई क्या होता है 180, कॉस कैलकुलेटर में आप लिखेंगे कॉस 180 तो आपके पास आंसर -1 आ जाता है, और कॉस 0 कैलकुलेटर में लिखेंगे आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, साथ माइनस का साइन। माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 आपके पास उसी तरह आ जाना है, -1 और -1 आपस में सॉल्व होके -2 हो जाएंगे। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, माइनस तो खैर बच जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस पाई स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई के पाई स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व हो गया ये। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या आ गया, पाई स्क्वायर आ गया। डबल इंटीग्रेशन एरिया को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 इंटीग्रल होते तो आपने पहले एक इंटीग्रल सॉल्व करना है, फिर दूसरा इंटीग्रल सॉल्व कर लेना है। इसी तरह अगर ट्रिपल इंटीग्रल आ जाए तो 3 इंटीग्रल सॉल्व हो जाएंगे। तो डबल इंटीग्रेशन एरिया को रिप्रेजेंट करती है और ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है। ये टॉपिक आज का क्लोज हो गया है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं करेंगे तो आसान वीडियो से आप महरूम रहेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि मैथमेटिक्स आसान है, मुश्किल नहीं है।